यहाँ पे सिंपली अभी मैं तुम्हारे मतलब अभी तुम्हारे आसानी के लिए रिवीजन करने को कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे सिंपली अभी रजिस्टर को नहीं, किसको देख रहे हैं हम? सिंपली रेजिस्टेंस को। तो दिस इज R1, दिस इज R2। ठीक है। अभी आप देखो, अभी आप ये मत परेशान हो कि इम्पीडेंस भी होगा, इंडक्टेंस भी होगा। सबको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, सबको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। सो तो हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरिंग। एक बात बताओ, अगर इसमें करंट I1 फ्लो हो रहा है, ध्यान से सुनना, तो और इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है? I2 फ्लो हो रहा है। तो जो जो मैं पूछ रहा हूँ वो आप बताते चलो, जो जो मैं पूछ रहा हूँ बताते चलो। कॉपर लॉस, कॉपर लॉस ऑफ प्राइमरी, कॉपर लॉस ऑफ प्राइमरी, बोलो। कॉपर लॉस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। अरे कॉपर लॉस नहीं पता क्या? आई स्क्वायर आर वन, तो आई टू स्क्वायर क्यों? अच्छा, इस टू स्क्वायर लिख रहे हो, ओके। I1 स्क्वायर इंटू R1। किसी को कोई दिक्कत? बता देना यार जिसको कोई प्रॉब्लम हो। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। कॉपर लॉस, कॉपर लॉस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग, कॉपर लॉस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। चलो बोलो, इसको बोलो आप। कॉपर लॉस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग बोलना कितना है? कॉपर लॉस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग I1 स्क्वायर R1, कॉपर लॉस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग I2 स्क्वायर इंटू R2। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? कॉपर लॉस ऑफ प्राइमरी, कॉपर लॉस ऑफ सेकेंडरी, ठीक है। ये आपका सिंपल इसकी बात हो रही है, कॉपर लॉस ऑफ प्राइमरी, कॉपर लॉस ऑफ सेकेंडरी। अब एक बात बताओ, ये जो आप आई स्क्वायर R1 देख रहे हो, आप किस साइड से देख रहे हो? साइड मतलब प्राइमरी साइड से, सेकेंडरी साइड से? किस साइड से देख रहे हो आप? प्राइमरी साइड से, सेकेंडरी साइड से? प्राइमरी। और I2 स्क्वायर R2, I2 स्क्वायर R2, ये आप किस साइड से देख रहे हो? I2 स्क्वायर R2 आप किस साइड से देख रहे हो? सेकेंडरी साइड से देख रहे हो। अब कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरिंग का मतलब ये होता है कि सारा का सारा एक साइड से देखना। तो बताओ, सारा का सारा एक साइड से देखे तो कितने पॉसिबिलिटी होंगे? या तो आप यहां से देखोगे, या तो आप यहां से देखोगे। यस या नो? सिंपल सी बात है ना। प्राइमरी से देखोगे या तो सेकेंडरी से देखोगे, या तो प्राइमरी से देखोगे या तो सेकेंडरी। देखो, यहाँ पे दो चीजें हैं। अगर प्राइमरी साइड से, या तो आप सिर्फ कहां का देखो? प्राइमरी का। या फिर कहां का देखो? प्राइमरी साइड से टोटल भी तो देख सकते हैं। यस या नो? बोलो। प्राइमरी साइड से टोटल भी तो देख सकते हैं। अगर देखो, समझो जरा, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं तुमसे पूछूं प्राइमरी कॉपर लॉस, तो आप क्या बोल रहे हो? I1 स्क्वायर R1। सर मुझे ना स्क्रीन शो हो रहा है ना ही वॉइस, ऐसा क्यों हो रहा है यार? और किसी को प्रॉब्लम नहीं आ रही है ना? फिर क्यों हो रहा है? हाँ, नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा।
चलो कोई नहीं, अभी देख लें। तो चलो समझो जरा, अगर आप अगर आप यहां से प्राइमरी से देख रहे हो तो आपको टोटल कॉपर लॉस कितना दिखेगा, I1 स्क्वायर R1। एक बताना जरा, अगर मैं सिंपली प्राइमरी देख रहा हूं तो इस प्राइमरी की वैल्यू कितनी होगी, प्राइमरी की वैल्यू कितनी होगी, I1 स्क्वायर इंटू R1। अब जब मैं प्राइमरी साइड से टोटल देख रहा हूं तो कोई मुझे आंसर बता सकता है, टोटल अगर मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं तो टोटल, अगर मैं टोटल देखना चाह रहा हूं तेरी वन, I1 स्क्वायर R1 प्लस I2 स्क्वायर R2, ये टोटल होना चाहिए, यस या नो, ये टोटल होना चाहिए, बेसिकली ये टोटल होना चाहिए, समझना मेरी बात, ये टोटल होना चाहिए। क्या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, अगर मैं सिर्फ प्राइमरी का देख रहा हूं तो इतना होना चाहिए, अगर मैं एक साइड से दोनों को देखना चाह रहा हूं तो इतना ही होना चाहिए ना, यस या नो। इन द सेम मैनर इधर आ जाओ यार, जिसको भी प्रॉब्लम हो प्लीज तुरंत बोल देना, ऐसा नहीं कि मतलब मैं पूरा कॉन्सेप्ट खत्म कर लूं उसके बाद सर ये कैसे हुआ था नहीं समझा तो फिर मुझे पूरा बताना पड़ता है, इसलिए इतनी कृपा करना कि जहां पे जो ना समझ में आए ऑन द स्पॉट उसी समय बोल देना, ठीक है, इतना तो कष्ट कर सकते हो। ओके, तो अब देखो, अब एक बार फिर से बता दो, अगर मैं सेकेंडरी से सिर्फ सेकेंडरी का देख रहा हूं तो कितना लिखूंगा, सिर्फ सेकेंडरी का देख रहा हूं तो कितना लिखूंगा I2 स्क्वायर R2, और अगर टोटल की बात करूं तो टोटल अगर सेकेंडरी से सेकेंडरी साइड से टोटल देख रहा हूं तो कितना होगा हमारा, I1 स्क्वायर R1 प्लस I2 स्क्वायर R2। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, जितनी चीजें आपको बताई गई हैं, एवरीवन, क्या किसी को यहां तक एक भी परसेंट प्रॉब्लम है, नहीं, आगे बढ़े फिर, चलो बेटा, अब देखो, अब एक बात समझो, अभी आप जो टोटल कॉप, अब जैसे आपसे आपको मान लो एक बोल दिया गया कि आप ना कॉपर लॉस बताओ, आप मुझे कॉपर लॉस बताओ, आपको जब टोटल कॉपर लॉस पूछा जाएगा तो एक बात बताओ, ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं पूछ क्या रहा हूं, आपको कौन सा करंट चाहिए, प्राइमरी का सेकेंडरी का, अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल कॉपर लॉस बताओ कौन सा करंट चाहिए, दोनों ही चाहिए, दोनों ही चाहिए, बेसिकली दोनों चाहिए, अभी तक जितनी जितनी चीजें हमने डिस्कशन करी हैं उसके हिसाब से आपको दोनों चाहिए, यस या नो, उसके हिसाब से आपको दोनों के दोनों चाहिए, ठीक है, ओके, बट हमारी लिमिटेशन क्या है कि वी हैव ओनली वन करंट, हमारी प्रॉब्लम क्या है, वी हैव ओनली वन करंट, मतलब आपको एक बोल दिया जाएगा, अच्छा आप एक बात बताओ, एक तरफ 1000 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, एक तरफ 50 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो आपको मेजर करना है, तो आप कौन से साइड का मेजर करोगे वाह, जो वैल्यू कम है, जो वैल्यू कम है, ठीक है, क्योंकि बड़ी बड़ी वैल्यू के लिए फिर तुम्हें ज्यादा रेटिंग का इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वो तुम्हारे पास है नहीं, मतलब हाई लेवल हाई चीज के लिए नहीं है, मतलब बेसिकली जो करंट कम है उसके हिसाब से, तो कहने का मतलब, हाँ, कॉस्टिंग प्लस उसके बाद खतरा भी ज्यादा रहता है, तो कहने का मतलब आपको सिर्फ एक अमीटर दिया जा रहा है, एक अमीटर दिया जा रहा है, और उस सिर्फ एक अमीटर की वजह से आपको क्या करना है, पूरा इसकी वैल्यू बतानी है, क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या करना चाह रहा हूं, only with the help of only one ammeter I have to calculate overall copper loss। अगर मैं आपको ये कॉन्सेप्ट ना सिखाऊं तो आपको बोलूं कि यार मुझे ना कॉपर लॉस बताओ, तो आप बोलोगे मुझे प्राइमरी का करंट बताओ, मुझे सेकेंडरी का बताओ, बट मैं बोल रहा हूं कि मैं तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, या तो तुम प्राइमरी का मेजर कर सकते हो या तो सेकेंडरी का मेजर कर सकते हो, तो एक करंट में मतलब ये जो आपका
ये जो यहाँ पे करंट है, ये जो करंट है, ये आपका I2 किसके टर्म में लिखना चाहिए? I1 के टर्म में लिखना चाहिए, यस या नो? अगर I2 को मैं I1 के टर्म्स में लिख दूं तो हम आंसर इजीली बता सकते हैं। अगर मैं I2 को I1 के टर्म में लिख दूं तो हम इजीली आंसर बता सकते हैं बेसिकली, ठीक है? तो समझो जरा, अब मैं टोटल कॉपर लॉस को इन द टर्म्स ऑफ किसके लिख रहा हूं? प्राइमरी करंट। तो प्राइमरी करंट में क्या I1 स्क्वायर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यस या नो? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, I1 स्क्वायर R1। अब इसमें I2 को मुझे क्या लिखना है? I2 को किसके टर्म में लिखना है? I1 के टर्म में, I1 के टर्म में। तो एक बात बताओ, क्या अगर मैंने I2 की जगह I1 लिख दिया, क्या R2 ही रहेगा या R2 चेंज हो जाएगा? मुझे बताओ, R2 ही रहेगा या R2 चेंज हो जाएगा? मतलब चेंज हो जाएगा कहने का मतलब आप वही तो नहीं रहेगा, मतलब क्या हो जाएगा? R2 डैश 1 हो जाएगा। सो दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी रेफर टू द प्राइमरी। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी रेफर टू द प्राइमरी। रेफर टू द प्राइमरी क्यों बोल रहा हूं कि हम कहां से, हम सारा कैलकुलेशन कहां से कर रहे हैं? हम सारा कैलकुलेशन अभी जो भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कहां से कर रहे हैं? प्राइमरी से सेकेंडरी से, प्राइमरी से सेकेंडरी से, प्राइमरी से कर रहे हैं यार। अभी तो हम प्राइमरी साइड में ही है ना, ठीक है? तो I1 स्क्वायर R1 प्लस I1 स्क्वायर इंटू R2 डैश। अब किसी को लग रहा होगा कि सर आपने इसको I2 स्क्वायर R2 को I1 स्क्वायर इंटू R2 डैश क्यों लिखा? एक बात समझो, अगर तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि नहीं लिखूं मैं, अगर तुम्हारे दिमाग में नहीं चल रहा है कि मैं नहीं लिखूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं? मुझे I2 को I1 में कन्वर्ट करना है, I2 को I1 में कन्वर्ट करना है, तो मान लो I1 स्क्वायर R2 लिख सकता हूं क्या? ये R2 कैंसिल हो गया, क्या I1 इक्वल टू I2 हो जाएगा? अगर मैंने दोनों को सेम लिख दिया, R2 डैश नहीं लिखा, R2 लिख दिया, तो R2 कैंसिल। क्या I1 इक्वल टू I2 पॉसिबल है ट्रांसफॉर्मर के लिए? अगर मतलब 1:1 का रेशियो नहीं है तो नहीं पॉसिबल है ना। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, टेंशन मत लो, बस समझते चलो, हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा थोड़ा जहां नहीं समझ में वहां पूछ लेना। अब देखो, हमारे पास रिवीजन करने का मौका है। अब इधर आ जाओ, अब इधर का तुम बताओ। जैसे मैंने यहां कई लाइन लिखी हुई है, P टोटल 1 इक्वल टू I1 स्क्वायर R1 प्लस I1 स्क्वायर R2 डैश, इसी तरीके से तुम सोच के बताओ मुझे। P टोटल 2 बोलो, सेकेंडरी का टोटल बोलो। मतलब इस समय किधर का करंट आपको पता है? I2 पता है। किधर का करंट पता है? I2 पता है। तो I2 स्क्वायर R2 प्लस यहां पे क्या लिखूं? I2 लिखूं I1 लिखूं? I2 लिखूं I1 लिखूं? मुझे बता दो बस। यहां पे मैं I2 लिखूं I1 लिखूं? नहीं समझे यार? देखो, यहां पे मैंने दोनों करंट किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है? प्राइमरी को और सेकेंडरी को भी किस में लिखा हुआ है? प्राइमरी में ना। तो यहां पे जब सेकेंडरी है, जब यहां पे सेकेंडरी की बात हो रही है, तो दोनों का दोनों करंट किस में लिखना पड़ेगा? I2 में लिखना पड़ेगा ना। तो I2 स्क्वायर इंटू R1 डैश। क्या ये लाइन सबको क्लियर हुआ? अब देखो, अभी भी जैसे किसी को मान लो प्रॉब्लम हो रही है, मान लो किसी को प्रॉब्लम हो रही है, मैं बोल रहा हूं कि इधर का प्राइमरी लॉस था 15 वॉट, ठीक है? या फिर वैल्यू ले लो आप 15 वॉट, और इधर का भी है 30 वॉट, I2 स्क्वायर R2। तो जब इधर देखेंगे तो कितना आना चाहिए? 15 प्लस 30। इधर देखेंगे तो कितना आना चाहिए? 30 प्लस 15। दिस इज द टोटल, दिस इज द टोटल।
तो बस वही करने की कोशिश कर रहा हूं यार। ये जो लिखा हुआ है ना, दिस इज द टोटल, दिस इज द टोटल। अब एक बात बताओ, अगर आप चाहते हो अच्छा, रेफरिंग के कॉन्सेप्ट में आप क्या चाहोगे कि आपकी वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू हो चेंज हो या ना हो? अगर आप रेफरिंग का कॉन्सेप्ट चाह रहे हो तो एक्चुअल वैल्यू को चेंज करना चाहोगे क्या? नहीं ना, एक्चुअल वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहोगे। तो एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, मेरी बात ध्यान से सुनो, सारी बातें क्लियर होती चली जाएंगी। अगर मैं इस दोनों को कंपेयर कर दूं कि I1 स्क्वायर R1 प्लस I2 स्क्वायर R2 इज इक्वल टू I2 स्क्वायर R2 प्लस I2 स्क्वायर इंटू R1, सॉरी यहाँ पे रेफरिंग कॉन्सेप्ट रेफर टू द सेकेंडरी, ठीक है। अब यहां पे इसे तो छोड़ दो, अब यहां पे तुम एक बात देखो, I1 स्क्वायर R1, और तुम्हें कोई डेरिवेशन नहीं याद रखना, तुम्हें जो लास्ट याद रखना है ना, एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला। तो तुम इसलिए जरा भी परेशान मत होना, सर ये क्या क्या इतना लंबा चौड़ा क्यों करा रहे हो, जरा भी परेशान होना ही नहीं है। यहां पे ध्यान दो, I1 स्क्वायर R1 इक्वल टू I2 स्क्वायर R1 R2 डैश। एक बात बताओ, इसमें जो रेफरिंग है कौन था? R1 2, दिस इज, इसको क्या बोलूंगा? रेजिस्टेंस ऑफ, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना फिर बताना। ऑप्शन ए रेजिस्टेंस, ऑप्शन ए रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी रेफर टू द सेकेंडरी, ऑप्शन बी रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी रेफर टू द प्राइमरी। ऑप्शन ए रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी रेफर टू द सेकेंडरी, ऑप्शन बी रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी रेफर टू द प्राइमरी। ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। आगे होगी बात समझ में आ रही सबको क्लियर? चलो, तो R1 डैश क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? I1 अपॉन, ए स्क्वायर नहीं है याद रखना, ए R2 मतलब ए सिंपली रेफर टू द सेकेंडरी है। तो R1 I1 अपॉन I2 का आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, ठीक है। देखो R1 2 डैश, ए स्क्वायर नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको अगर प्रॉब्लम हो रही तो यहाँ पे 2 डैश लगा दो, जैसे भी कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। I1 इंटू R1। अब एक बात बताना मुझे, अभी आपको पता है N1 I1 इज इक्वल टू N2 I2, N2 I2, तो यहां से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1 अपॉन I2? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N1 हाँ, I1 अपॉन I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? N2 अपॉन N1। और एक बात बताओ, कल हमने जो बात करी थी उसमें N2 अपॉन N1 A था या 1 बाई A था? सोच समझ के आंसर देना, A था या 1 बाई A था? हाँ, K भी था, नो डाउट K था। अगर मैं 1 पूछूं तो क्या था? 1 बाई A। ये याद है सबको? कल हमने इस पे डिस्कशन किया था काफी देर तक, ठीक है। तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन में बोले तो K था, और टर्न रेशियो में बोले तो 1 बाई A। क्यों? क्योंकि हमने बोला था A की वैल्यू क्या है? N1 बाई N2। हमने बोला था K की वैल्यू क्या है? N2 बाई N1। तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको A के टर्म्स में लिख रहा हूं, A के टर्म्स में लिख रहा हूं, तो एक्चुअली R1 डैश मतलब रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी रेफर टू द सेकेंडरी क्या हो जाएगा? 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटू R1। जैसे एक इसको क्या बोलेंगे? R1 2 डैश, मतलब इसको क्या बोलूंगा मैं, फिर से बोल रहा हूं सिंपल, ए R1 डैश क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी रेफर टू सेकेंडरी। एक क्या हो जाएगा? R1 अपॉन ए स्क्वायर। क्या ये पॉइंट्स? अभी देखो, इस चीज को मैं न्यूमेरिकल के थ्रू बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर दूंगा। अभी यहां तक समझ में आ गई बातें? इस बात को अभी मैं न्यूमेरिकल के थ्रू बहुत अच्छे से आपको क्लियर करा दूंगा, ठीक है। जैसे देखो यहां पे एक सिंपल सा, अब इसी तरीके से, अभी मैं आपको ज्यादा इसको ओ नहीं कर रहा, इसी तरीके से जब आप
R21, व्हाट इज R21 ऑफ, सर A2 का नहीं पता लगा। A2 नहीं है, A स्क्वायर है, A2 नहीं है, A स्क्वायर है। जैसे आप ये बात बताओ, कल हमने ये पढ़ा था, A इक्वल टू N1/N2 पढ़ा था जसमीत, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं पूछूं तुमसे, बोलूं कि N1/N2 क्या हो, N2/N1 क्या होगा, तो क्या तुम 1/A बोल सकते हो? N2/N1 1/A होगा। चलो, अब अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो A क्या हो जाएगा? 1/A स्क्वायर। ओके, चलो अब इधर आ जाओ, यहां पे मैंने क्या लिखा है, यहां पे ध्यान दो, यहां पे N2/N1। अब A N2/N1 किसके बराबर है? I1/I2 के होल स्क्वायर के बराबर। यहां पे देखो, N2/N1 इक्वल टू I1/I2, N1I1 इक्वल टू N2I2 वाले रिलेशन से, N1I1 इक्वल टू N2I2 वाले रिलेशन से। यहां पे देखो ना यार, देखो N1I1 इक्वल टू N2I2, यहां से I1/I2 क्या आएगा? N2/N1 आएगा। N1I1 इक्वल टू N2I2, तो I1/I2 इक्वल टू N2/N1, तो N2/N1 इज 1/A। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो इसका भी स्क्वायर करूंगा, इसका भी स्क्वायर करूंगा, और ए भी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो I1/I2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/A स्क्वायर, I1/I2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/A स्क्वायर। अब यहां पे I1/I2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/A स्क्वायर लिख दिया, I1/I2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/A स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब देखो बहुत चीजें अब आराम से शॉर्ट में समझ में आ जाएंगी आपको। अब ए क्या है, ये R21 क्या है? दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी रेफर टू द प्राइमरी, रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंडरी रेफर टू द प्राइमरी। और जब हम इसको डेरिवेशन करेंगे, वहां पे ए स्क्वायर से डिवाइड हुआ मल्टीप्लाई हुआ है, ए स्क्वायर से डिवाइड हुआ मल्टीप्लाई हुआ है, वहां पे डिवाइड हुआ मल्टीप्लाई हुआ है, वहां पे क्या हुआ है? ए स्क्वायर से डिवाइड हुआ मल्टीप्लाई हुआ। कितना जल्दी भूल जाते हो यार तुम लोग, तो गजनी से भी महान हो। यहाँ पे क्या हुआ है? ये मल्टीप्लाई दिख रहा है, R1/A स्क्वायर है, तो तुम्हें मल्टीप्लाई दिख रहा है। कौन से लेंस से देख रहे हो? वहां पे क्या हुआ है? डिवाइड। तो यहां पे बेसिकली क्या होने वाला है? मल्टीप्लाइड। तो यहां पे क्या हो जाएगा? R1 इज इक्वल टू A स्क्वायर इंटू R2। अब इन सिर्फ दो दो चीजों को डिस्कस करते हैं, सिर्फ दो चीजों को डिस्कस करते हैं, और न्यूमेरिकल के थ्रू आपको सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। अब एक मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपको, दिस इज द कंक्लूजन, जो मैं बोलने वाला हूं कंक्लूजन है, अगर आपको सेकेंडरी का रेजिस्टेंस प्राइमरी में शो करना है, अगर आपको R2 प्राइमरी में शो करना है, तो ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सब आंसर देंगे, सब लोग आंसर देंगे। अगर आपको सेकेंडरी का रेजिस्टेंस प्राइमरी में शो करना है, तो ए स्क्वायर से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, आपके सामने लिखा हुआ है। क्लियर? चलो, इन द सेम मैनर अगर मैं आपसे पूछूं, प्राइमरी का रेजिस्टेंस हमें सेकेंडरी में शो करना है, प्राइमरी का रेजिस्टेंस सेकेंडरी में शो करना है, तो हम ए स्क्वायर से क्या करने वाले हैं? डिवाइड करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? डिवाइड करने वाले हैं। बस दिस इज द कंक्लूजन, दिस इज द कंक्लूजन। डजेंट मैटर आप पूरे डेरिवेशन में, मतलब आपको मतलब कि हुआ नहीं हुआ, आप समझ तो लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ओके, अब इस पे देखो, न्यूमेरिकल जो जेई में आते हैं कैसे आते हैं। क्या बोला था सर मेरे से? क्या बोल रहे हो यार जसमीन?
जब क्वेश्चन पूछा था किसी ने क्वेश्चन पूछा था, आवाज नहीं आ रही मेरे शायद। ले लिया स्क्रीनशॉट? कोई बोलना यार, आवाज नहीं आ रही क्या मुझे पे? हाँ यार, आवाज तो आ रही है। ओके, तो तो अब ध्यान दो, अब क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ध्यान से सुनना। किसी ने लेट अटेंड किया कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आप सिर्फ न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरिंग, बस इस न्यूमेरिकल से सारा कुछ आप समझ जाओगे। ठीक है, ये जो ये आप समझो कि चलो अभी तो बहुत सिंपल से स्टार्ट करते हैं। 1:2 है, 1:2 है। ठीक है, 1:2 ट्रांसफार्मर है। अब मैं जो जो पूछ रहा हूं वो आंसर बताते चलना। जो मैं पूछ रहा हूं वो आप आंसर बताते चलना। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी साइड? व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी साइड? 10 ओम, सिंपली 10 ओम। बहुत ध्यान से सुनना, इसमें बहुत क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन बनने वाले हैं। चलो, इन द सेम मैनर व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी साइड? 50 ओम, 50 ओम। ठीक है, आई होप सब लोग साथ साथ समझ रहे हो। चलो अब अब मैं पूछ रहा हूं, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर। मेरी बात ध्यान से सुनना। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर रेफर टू द refer to the primary side, refer to the primary side। पहले एक सुन लो फिर बताना। देखो जरा, अब देखो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी साइड। तो अगर मैं टोटल की बात कर रहा हूं तो प्राइमरी में कौन सीधा सीधा है? 10 ओम, यस या नो? प्राइमरी में 10 सीधा सीधा है। बाकी इसको क्या करना पड़ेगा? इस 50 को कहां पे ले जाना पड़ेगा? रेफर करना पड़ेगा कहां पे? प्राइमरी पे, यस या नो? अगर आपसे टोटल पूछा जा रहा है तो आपको सेकेंडरी रेजिस्टेंस को कहां पे रेफर करना पड़ेगा? प्राइमरी पे रेफर करना पड़ेगा। ठीक है, कहां पे रेफर करना पड़ेगा? प्राइमरी पे रेफर करना पड़ेगा। तो चलो एक स्टेप और इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, एक स्टेप एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। अभी आपसे टोटल नहीं पूछते हैं, आप मुझे बता दो कि AR2 डैश ये क्या है? ये क्या लिखा है मैंने? रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी रेफर टू द प्राइमरी, यस या नो? रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंडरी रेफर टू द प्राइमरी। तो एक बात बताओ, आप कहां पे खड़े हो, प्राइमरी पे सेकेंडरी पे? आप कहां पे खड़े हो? प्राइमरी, प्राइमरी। चलो अब बताओ, अब आपको ए स्क्वायर से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है? ए स्क्वायर से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है? क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए?
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? 1/2। यहां पे देखो अगर किसी ने गलती करा कि नहीं यार इसको उल्टा कर देते, तब आप गलत कर जाओगे। तो अब ये बताना जरा कितना आ रहा है? 50/4 12.5 कितना आया? 12.5। तो ये क्या आया? ये क्या आया? ए रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी रेफर टू द प्राइमरी। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी रेफर टू द प्राइमरी। अब एक बात बताओ, यहां पे नीचे क्या लिखा? R2 रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंडरी। नीचे जो नीचे सफिक्स होता है, यहां पे अगर R1 लिखा मतलब रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी, और जिधर रेफर करना है वो ऊपर होता है। तो अभी ये ऊपर करना है तो किधर रेफर कर रहे हैं? प्राइमरी पे रेफर कर रहे हैं। अगर R2 लिख दिया और वैसे लिख दिया तो इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंडरी रेफर टू द प्राइमरी। अगर मैंने R12 लिख दिया तो मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी रेफर टू द सेकेंडरी। ओके, तो यहां पे अब एक बात बताओ, क्या अगर आपसे कोई पूछे जैसे कि अभी अक्षिता ने आंसर दिया था 12.5, बट क्या 12.5 टोटल प्राइमरी का रेजिस्टेंस है? आंसर इज नो। आंसर इज नो। एक्चुअली 10 प्लस कितना हो जाएगा? 12.5। आंसर कितना हो जाएगा? 20.5। क्लियर है सबको? ठीक है। चलो अब एक काम करो, आप बताओ इधर का आप मुझे ना बताओ, इधर का टोटल रेजिस्टेंस बता दो। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी। सेकेंडरी ये हो गया 50 प्लस, हमें पता है क्या करना है? डिवाइड करना है। 10 बटे डिवाइड किससे करना है? ए स्क्वायर से करना है। तो ए की वैल्यू 1/2 कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 90 ओम। कितना हो जाएगा? 90। अभी कितने लोग हैं जिनको अभी ये टॉपिक नहीं समझना? ओके, ओके। अब देखो, जिसको जिसको नहीं समझ में आया ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनना। अब ए R1 क्या है? व्हाट इज R1? R1 इज द रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी। मैं पूरा नहीं लिख रहा, समझ जाओ। रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी। और R21 क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंडरी रेफर टू द प्राइमरी। मतलब इसको अगर यहां पे लाओगे तो उसको बोलते हैं R2 डैश, R21। ये बात क्लियर है जसमीत? जब इस R2 को यहां लाएंगे तो उसको बोलेंगे R21 डैश। ठीक है। और ये जो R01 है, दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस, मतलब R1 प्लस R2 डैश। R01 इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी, मतलब प्राइमरी का भी सेकेंडरी का भी सबको मिला के दैट इज द R1 प्लस R2 डैश। क्लियर है मेरी बात? आगे बढ़े। जसमीत आगे बढ़े। चलो, अब ये R2 डैश क्या हुआ? दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंडरी। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द
सेकेंडरी। और R1 डैश क्या है, इस R1 को अगर मैं यहां पे ले गया, रेफर कर किया, मतलब इस R1 को यहां पे ले आया, तो उससे बोलेंगे R1 डैश, मतलब R12। और इन दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब इसको जो पहले से ऑलरेडी था दैट इज R2, और जो उसको लाए थे, तो लाओगे तो R1 रहेगा या R1 2 हो जाएगा, बताना जरा जसमीत। R1 2 हो जाएगा, तो उसे क्या बोल देंगे, R1 2। आगे समझ में? ठीक है, अब आगे समझते हैं। यहां तक कोई दिक्कत जसमीत? जल्दी चलो। अब यहाँ पे एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। जो R2 डैश है, ये R2 डैश क्या है, जब इस R2 को इधर लाएंगे, तो जब आप इसको इधर लाओगे ना, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है? जल्दी बोलो सब। मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है? A:1 इज द टर्न रेशियो, A:1 इज द टर्न रेशियो। जब आप इसको इधर लाओगे तो क्या करना है, बेसिकली मल्टीप्लाई करना है। तो 80 स्क्वायर इंटू R2 लिखूं R1 लिखूं जसमीत? R1 लिखूं R2 लिखूं? R2। क्यों? क्योंकि R2 को हम प्राइमरी पे ला रहे हैं, R2 को प्राइमरी पे ला रहे हैं। तो R1 स्क्वायर बोलो। यहां पे क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। यहां पे क्या लिखूं, R1 लिखूं R2 लिखूं? यहां पे क्या लिखूं, R1 या R2? अभी आप किसको किधर ले, भाई वही तो डेरिवेशन पूरा बताया था भाई, वो इसी इसी क्वेश्चन के लिए बताया था सारा कुछ। ये देखो कहां गया हो, ये देखो डिवाइड क्यों, इसका आंसर मैं पहले ही दे चुका हूं। R1/A², डिवाइड क्यों, सारा सारा आपका डेरिवेशन आपके सामने करा दिया गया था। ठीक है, तो आप इसको एक बार जाके देखना, समझ में आ जाएगा डिवाइड क्यों। ओके, अब यहां पे A² और A आपका क्या हो जाएगा, R1। इससे सिंपल वर्ड में नहीं समझा सकता यार। अभी क्लियर है? सब लोग नोट कर लो इसको। शुभम समझ में आ गया? रामता लिख लो, बहुत कंफ्यूजिंग होता है। अच्छा, इन केस अगर यहां पे तुम्हें के बोल दिया, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दे दिया K:1, K:1, तब आप क्या करोगे, तब याद रखना R2 डिवाइड बाई K², और यहां पे K² R1। ठीक है, बट इतना जान याद रखना, आपको A और K ढूंढना है। आपको सिंपली क्या ढूंढना है कि जो भी यहां पे दिया है, जैसे 4:5 दिया है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? जल्दी बोलो, अगर 4:5 दिया तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? अगर यहां पे ट्रांसफॉर्मर दिया 4:5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? 4/5, दैट्स इट। इससे ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना यार, 4/5 सिंपल। ठीक है, अब जैसे तुमसे मान लो तुम्हारे सामने ट्रांसफार्मर दे दिया 1000 kV इंटू 4000 kV, तो अब जल्दी बता दो ए की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी बता दो ए की वैल्यू क्या आएगी, 1/4। सिंपल, तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है, सिंपल जो आ गया N1/N2 दैट इज ए। डन, तो कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरिंग सबको क्लियर है? अब इसी में ध्यान दो, इसी में अब थोड़ा थोड़ा ऐड करता हूं, अब थोड़ा थोड़ा ऐड करता हूं मैं। जब मान लो यहां पे x1 आ गया, यहां पे x1 आ गया,
और यहाँ पे x2 आ गया, तो जल्द बताते चलो तो व्हाट इज x2 डैश, क्या करूं, जल्दी बोलो, क्या लिखूं मैं, x2 डैश क्या होगा, बोल दो भाई। सिंपली क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू x2, सिंपल, ए स्क्वायर इंटू x2। इन द सेम मैनर, समझ लो यार, किसी को प्रॉब्लम है क्या भाई साहब, बस से कॉपी पेस्ट मार रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा, देख लो, आर की जगह यक्स किया है, बस आर की जगह सिंपली यक्स किया हुआ है। यहां पे क्या हो जाएगा, x1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ठीक। अच्छा, ये तो सिंपली या तो रेजिस्टेंस आएगा या तो दोनों आ गया, तब क्या लिखेंगे, जेड लिखेंगे, तब क्या लिखेंगे, जेड लिखेंगे। तो Z21 एक क्या हो जाएगा, Z21 क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू Z2, Z1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ए स्क्वायर इंटू Z1। अच्छा एक बात बताओ, ये टोटल है या रेफर्ड है, ये जो निकाले आपने ये टोटल है रेफर्ड है, ओनली रेफर्ड, ओनली रेफर्ड, ओनली रेफर्ड। अब अगर आपसे कोई टोटल पूछ रहा है तो क्या बोलोगे, Z01 इज इक्वल टू क्या लिखूं मैं, Z1 प्लस Z2 डैश, क्लियर। इन द सेम मैनर Z02 क्या हो जाएगा, Z2 प्लस Z1 स्क्वायर। क्या है तुम्हें अलग दिख रहा है क्या ये सारी चीजें तुम्हें अलग दिख रही हैं भाई साहब, जो आर के लिए लिखा था सारा कुछ वही कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखो तुम, जो R01 के लिए लिखा था मैं इसी के थ्रू ये भी बताना चाह रहा हूं कि कुछ भी अलग नहीं है। आप अगर एक कॉन्सेप्ट समझ गए तो चाहे वो आर आए, चाहे जेड आए, चाहे यक्स आए, आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सो दिस इज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरिंग। अब ये सिंपल में बताया, अभी पर यूनिट में नहीं बताया है, पर यूनिट भी बताएंगे। क्लियर है सबको, ओके। तो सिंपली क्या करना है, आप इस बात का याद रखना, जब सेकेंडरी रेजिस्टेंस को प्राइमरी पे लाना है तो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई, जब प्राइमरी को सेकेंडरी पे ले जाना है तो डिवाइड कर देना, दैट्स इट। सेकेंडरी को प्राइमरी तो मल्टीप्लाई, प्राइमरी को सेकेंडरी ले जाना है तो डिवाइड, ठीक है। यार एक बात बताओ, आपके लिए सीधा कौन है, प्राइमरी या सेकेंडरी, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करूं याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके लिए सीधा कौन है, प्राइमरी सेकेंडरी। तो आप सेकेंडरी से जाके देखना, फिर उल्टा हुए देख। सॉरी यार, बाकी जिसको समझ में नहीं आया, मतलब जिसको याद करने में प्रॉब्लम है, आप डेरिवेशन मैंने बता दिया, आप डेरिवेशन एग्जाम में देख कर लेना, ठीक है। बाकी याद करने का तरीका भी बता दिया। अब क्वेश्चन करते हैं एक दो और, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं।
अभी मैं सिर्फ वैल्यू दे रहा हूं, ठीक है, समझ जाना। एक क्वेश्चन है, अ ट्रांसफॉर्मर हैव Z1 5 plus 20J and Z2 20 plus, लंबा हो जाएगा क्या? ठीक है, कैलकुलेशन करो फिर। 5 plus 20J and Z2 is 10 plus 40J, ठीक है। फाइंड फाइंड R01 R01 X01 Z01 and R02 X02 Z02 एंड टर्न रेशियो, मतलब जो ट्रांसफॉर्मर है वो है 2:4 का। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, 1:5 का। चलो, मतलब ये टर्न रेशियो, मतलब आप ये समझो कि N1/N2 दैट इज 100/500, 100/500 वोल्ट ट्रांसफार्मर। जल्दी से देखते हैं कितना जल्दी आंसर बताते हो। जरूरी नहीं है आप कैलकुलेटर में, मतलब कुछ ऐसे फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही तो भी बता सकते हो, कोई चीज नहीं। रैंडम वैल्यू लिया हुआ है, हो सकता है थोड़ा लेंथी चला जाए, बट हम कॉन्सेप्ट मैटर करता है। .4 R01, वेरी गुड। गलत तो नहीं बता रहे तुम। E स्क्वायर 25 10/25 0.4 5.4 सही है। 5.4 21.6 Z01, वेरी गुड। 135, देख लो तुम लोग आपस में ही, सबको सबको बताया गया और तुम लोग कितना डिले कर रहे हो। भाई साहब, तुम्हें इन्हीं आपस में ही कंपटीशन करना है तुम लोग को। इतना स्लो प्रोसेसर में काम कर रहे हो तुम लोग। यार अब क्या मतलब, इतना कब से यही की कॉन्सेप्ट बताया जा रहा हूँ, बताया जा रहा हूँ। शर्म कर लो सब लोग, कम से कम क्वेश्चन का आंसर तो सही बता दो। 1 घंटे हो गए एक ही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं। वेरी गुड। अमित, पेपर कैसा हुआ? वेरी गुड। क्वेश्चन वोश्चन छोड़ के नहीं आए हो ना ज्यादा? मजा नहीं आया देने में, मतलब जरूरत से ज्यादा इजी था इसलिए ऐसा लगा होगा, ऐसा। समझ रहा था मैं। एक्चुअली पता है मजा इसलिए नहीं आया था क्योंकि तुम्हें पता है कि इजी पेपर है, सब लोग कर लेंगे। ये होता है, समझ रहा हूँ। होना चाहिए थोड़ा पेपर में, थोड़ा सा तो दम होना चाहिए, उसमें तुम्हारे चांसेस हो जाते हैं। चलो यार, जो भी है, इन्वर्टर करके गया था।
पूरा इन्वर्टर आया था। तो तुम इन्वर्टर पे इतना जोर देके क्यों गए थे? उतना तो मैंने पढ़ाया भी नहीं था। चलो अब देखते हैं सिंपल। तो ओके ओके, तो सिंपल देखो क्या हो जाएगा, Z01 ये क्या हो जाएगा, R01 प्लस JX01। ठीक है, तो R01 क्या हो जाएगा, R01 क्या हो जाएगा, पहले R01 देख लेते हैं। व्हाट इज R01? R01 क्या था, R1 प्लस प्लस, अभी बताओ मल्टीप्लाई करना है डिवाइड करना है, जल्दी बोलो। मल्टीप्लाई करना है डिवाइड करना है, सेकेंडरी को प्राइमरी पे लाना है, मल्टीप्लाई ए स्क्वायर R2। बट हो गया, आपका आंसर आ चुका है। R1 की वैल्यू 5, ए स्क्वायर की वैल्यू 1/25, R2 की वैल्यू R2 की वैल्यू 10, आंसर इज 5.4। ए हो गया आपका 5.4 प्लस इन द सेम मैनर x01, what is the value of x1, that is 20, what is the plus 1 upon a square, 1 upon a square that is 25 into what is x2, that is 40, 40 40/25 कितना हो जाएगा आपका, 5, 21.6। ओके, ये कितना हो जाएगा 21.6, आंसर इज J21.6। दिस इज Z01, दिस इज R01, दिस इज X01। और मैक्सिमम जितने लोगों ने आंसर बताया सबका यही आया हुआ है। क्लियर है सबको? अभी भी बताओ किसी को कोई समस्या है? अब तो कर लोगे ना, चाहे R आए चाहे Z आए चाहे X आए, कुछ भी आए कर लोगे ना। चलो बढ़िया। एक्चुअली इस पे पीएस पीसीएल में हर साल, मतलब हर दूसरे साल मैंने पेपर क्वेश्चन देखा हुआ है, इवन एचपी में भी देखा हुआ है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इस पे कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। आधा अधूरा पढ़ाओ तो यार वही बात है, क्वेश्चन ना करो, इसका क्या फायदा होगा। ठीक है, इसलिए टाइम लेके पढ़ो, सॉलिड पढ़ो। जसमीत समझ में आ गया? जसमीत ओके, अभी ओवर कर लोगे ना जसमीत, मतलब जिसमें डिवाइड करना है, ये तो मल्टीप्लाई करना था, सेकेंडरी को प्राइमरी पे लाना तो मल्टीप्लाई करना है, जब प्राइमरी को सेकेंडरी पे ले जाना है तो डिवाइड करना है, तो सिंपली 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, बताना है उसको। चलो बढ़िया, तो ये हो गया आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरिंग। बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट में देखते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट और लॉसेज। एक एक कॉन्सेप्ट यहां पे और बता ही देता हूं। देखो, पढ़ ही लो, अगला टॉपिक डालो, पर यूनिट वैल्यू। पर यूनिट वैल्यू ये क्या है? बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू।
देखो वही है, सिंपल सा मतलब है, एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस्ड वैल्यू। जैसे होता है ना कि अभी एक जनरेटिंग सिस्टम है, आपके आसपास जनरेटिंग सिस्टम है 500 केवीए का, जनरेटिंग सिस्टम है 500 केवीए का, और आपके सॉरी यार, आपके आस आपके रिकॉर्डिंग बड़ी खराब। ओके, तो यहाँ पे अब जैसे आपके आसपास जो भी पावर सिस्टम या सब स्टेशन है, उसका है 400 केवीए, मान लो 200 केवीए, ठीक है। तो आप बेसिकली अब आपको बोला जाए कि आपका जो पावर है कितना, पर यूनिट पावर कितना है, तो आप क्या करोगे, 200 डिवाइड बाई 500 केवीए। तो कहने का मतलब आपने अपने आप को कंपेयर किससे किया, टॉपर से किया। तो इस तरीके से जब हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम में बात करते हैं, तो जो बेस वैल्यू होती है हमारे आसपास के सिस्टम की, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, दैट वी विल कंसीडर एज अ बेस वैल्यू, दैट वी विल कंसीडर एज अ बेस वैल्यू। जैसे मान लो एक 500 एमबीए का पावर प्लांट है, एक 200 एमबीए का पावर प्लांट है, और एक 300 एमबीए का पावर प्लांट है, ठीक है। तो आप बताओ इसमें बेस वैल्यू किसको लोगे आप, बेस वैल्यू किसको लोगे, जो हाईएस्ट है, जो सबसे बड़ी है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, एग्जाम में पिछले साल शायद एचपी में किसमें पूछा गया था कि बेस वैल्यू की पर यूनिट वैल्यू कितनी होती है, बेस वैल्यू की पर यूनिट वैल्यू कितनी होती है। तो एक बात बताओ, इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, एक्चुअल वैल्यू कितनी है 500, और इस पूरे सिस्टम की बेस वैल्यू कितनी है, जल्दी बोलो, इस पूरे सिस्टम की बेस वैल्यू कितनी है, 500। व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर, वन ना, व्हाट इज द आंसर, वन। अब मुझे एक काम करो, आप मुझे इस दोनों सिस्टम, अब इन तीनों सिस्टम का एक साथ मुझे पर यूनिट वैल्यू बता दो, तीनों सिस्टम का एक साथ पर यूनिट वैल्यू बता दो जल्दी, सब लोग, तीनों सिस्टम का एक साथ मुझे पर यूनिट वैल्यू बता दो। 1, 2/5, 3/5। तो क्या कभी पर यूनिट वैल्यू नॉर्मली, देखो अगर आप सिस्टम, ऐसे सिस्टम को कंसीडर कर रहे हो जो सिस्टम में सबसे बड़ी है, तो क्या आपकी पर यूनिट वैल्यू कभी 1 से ज्यादा जाएगी, क्या आपकी पर यूनिट वैल्यू कभी 1 से ज्यादा जाएगी, नहीं जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपकी इसकी पर यूनिट वैल्यू 1, इसकी पर यूनिट वैल्यू 2/5, इसकी पर यूनिट वैल्यू 3/5। आगे बात समझ में, चलो अब अब एक चीज और समझते हैं, एक चीज और समझते हैं। जैसे आपके इलेक्ट्रिकल में कितनी क्वांटिटीज होती हैं, इलेक्ट्रिकल में कितनी क्वांटिटीज होती हैं, जैसे मेनली एक वोल्टेज, एक करंट, एक पावर, और एक इम्पीडेंस, यही चार होता है, यही चार होता है, ठीक है। वोल्टेज, करंट, ये पावर में, और पावर में क्या क्या हो सकता है, एस इक्वल टू पी प्लस जे क्यू। तो आप ये मत समझना कि ये अलग अलग हो जाएगा, जे को क्या लिख सकते हैं अपन, आर प्लस जे एक्स, आर प्लस जे एक्स। अब एक बात समझो, अगर कोई तुमसे पूछे कि यार व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिएक्टिव पावर, ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी पी, ऑप्शन सी क्यू, आप बोलो क्या लोगे, जल्दी बोलो, आप बेस वैल्यू किसको कंसीडर करोगे, सिस्टम में कौन सबसे बड़ा है, यस पी या क्यू, सिस्टम में कौन सबसे बड़ा होगा, विच वन इज बिगेस्ट वन, यस पी या क्यू। देखो यार ये चीजें ना लोगों को समझ में नहीं आती, तो गलती कर देते पर यूनिट वैल्यू सिस्टम लेने में। याद रखना, कभी भी तुम कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए तुम्हें हर एक बेसिक से बेसिक बात को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ के एग्जाम क्रैक कर लोगे, तो आप बहुत बड़े गलत फहमी में हो, ठीक है। तो इसलिए समझो जरा। अब एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं कि
मेरे पास x इज इक्वल टू 5 ओम है, ठीक है, x इज इक्वल टू 5 ओम है, r इज इक्वल टू 2 ओम है, r इज इक्वल टू 2 ओम है, तो क्या मुझे कोई r और x की पर यूनिट वैल्यू बता सकता है? देखिए कितने लोग दिमाग लगाते हो, मुझे r और x की पर यूनिट वैल्यू बता दो। एक काम करता हूं, एक मिनट रुको, थोड़ा सा आसान कर देता हूं। x की वैल्यू 3 ओम, r की वैल्यू 5 ओम, फाइंड द वैल्यू ऑफ r एंड x पर यूनिट वैल्यू। अभी आपके लिए आसान होगा, पर यूनिट, x की पर यूनिट। एक बात बताओ, पहले आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको जब भी पर यूनिट वैल्यू पूछा जा रहा है, आपको क्या क्या चाहिए होता है? आपको क्या क्या चाहिए होगा? एक एक्चुअल वैल्यू और एक बेस वैल्यू, एक एक्चुअल और एक बेस। एक बात बताओ, ये 3 ओम क्या है, एक्चुअल है बेस है? 3 ओम क्या है, एक्चुअल है बेस है? दिस इज द एक्चुअल। अच्छा, बाकी लोग जो लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हो, उनको समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट जो भी मैं बता रहा हूं? कोई मतलब डिस्कशन से बाहर तो नहीं है? देखो, रिप्लाई करो ना करो डजेंट मैटर, बट यार समझ में आना चाहिए, ठीक है, मेन कंसर्न वो है। चलो, अब यहां पे 4 ओम आर क्या है, दैट इज द 4 ओम, आर इक्वल टू 4 ओम। तो यहां पे क्या हमारा इस एक्स और आर में से कोई बेस वैल्यू हम कंसीडर करेंगे क्या? नहीं। बेस क्या हो जाएगा? बेस क्या हो जाएगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज 16 प्लस 9 दैट इज 25 दैट इज 5। तो इसका मतलब अब बताओ, एक्चुअल वैल्यू क्या है 4, बेस वैल्यू क्या है जेड, जेड की वैल्यू कितनी है 5, एक्चुअल वैल्यू एक्स की क्या है 3, बेस वैल्यू क्या है जेड, जेड की वैल्यू क्या है 5। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? क्लियर है? चलो बढ़िया। अब अब यहां पे इसी तरीके से किसका कंसीडर करोगे आप? एस का, पी का और क्यू का। तो एस पी क्यू में से विच वन इज बिगेस्ट वन? एस। तो आप किसको बेस पे लोगे? हमेशा यस को लोगे, ठीक है, दैट इज द बेस वैल्यू, बेस वैल्यू इज द बिगेस्ट वन, बेस वैल्यू इज द बिगेस्ट वन। ओके, देयर इज a रिलेशन बिटवीन पर यूनिट एंड परसेंटेज वैल्यू। तो याद रखना, परसेंटेज वैल्यू, ये भी रिलेशन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है। परसेंटेज वैल्यू इज इक्वल टू पर यूनिट वैल्यू इनटू 100। परसेंटेज वैल्यू इज इक्वल टू पर यूनिट वैल्यू इनटू 100। क्लियर? अभी तक हम क्या निकाल रहे थे? परसेंटेज वैल्यू निकाल रहे थे, पर यूनिट वैल्यू निकाल रहे थे। अभी तक हम क्या निकाल रहे थे? पर यूनिट निकाल रहे थे। तो सपोज एग्जाम में तुम्हें परसेंटेज दे दिया और यू हैव टू कैलकुलेट पर यूनिट वैल्यू, क्या करना पड़ेगा? आपको परसेंटेज वैल्यू दे दिया है और परसेंटेज पर यूनिट वैल्यू पूछा गया है, तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है? देख लो, गलतियां कर रहे हो सब लोग। डिवाइड करना है, ठीक है। ये गलती सब लोग करते हैं, अक्सर लोग करते हैं। ठीक है, तो इस बात से कंफ्यूज मत होना। जैसे अब देखो, यस उस समझ में आ जाता है। अब कोई आपसे बोल रहा है 15% इज द पर यूनिट वैल्यू, तो पर यूनिट वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.15 हो जाएगा ना? यस या नो? ठीक है। अच्छा, कंफ्यूजन पता क्या होती है? जब स्टूडेंट को ऐसे दे देता है 0.015% इज द पर यूनिट वैल्यू, तो उनको लगता है कि यही ए, अब यार इतना छोटा है, अब कितना ही छोटा करेंगे, बट नहीं, तुम्हें छोटा करना है। तो 0.00015, क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है?
अगर वो परसेंटेज दिया है, आपको पर यूनिट वैल्यू चाहिए, तो आपको 100 से डिवाइड करना ही करना है। एक से ज्यादा तो होता नहीं। हाँ, तो एक से ज्यादा तो नहीं होता, ये भी तो एक से बहुत कम है ना, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे आ जाता है कि परसेंटेज वैल्यू 0.015, तो तब तुम्हें लगेगा कि सर मतलब ये तो ऑलरेडी इतना छोटा है, इसे 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो तुम सोचोगे कि इसी को पर यूनिट वैल्यू ले लेते हैं, मतलब तुम्हारे अंदर दया भावना आ जाएगी बेसिकली। बट तुम्हें अपने स्टिक रहना है, तुम्हें 100 से डिवाइड करना है, मतलब करना है। आ रही बात समझ में? तो 0.015 को देख के पिघलना मत, क्योंकि होता है ऐसा एग्जाम में, तुम्हारे दिमाग में ना, तुम्हारी दिमाग चलता है, जब जरूरत से ज्यादा चलता है तो ये सारी बातें दिमाग में आती हैं, ये गलतियां होती रहती हैं। ठीक है सर, तो फॉर्मूले में मल्टीप्लाई क्यों लिख दिया? फॉर्मूले में मल्टीप्लाई क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि अगर तुम्हें पर यूनिट वैल्यू दिया है, परसेंटेज वैल्यू चाहिए, तब के लिए मल्टीप्लाई लिखा हुआ है। बट पिछले 5 मिनट से मैं बोल रहा हूं कि परसेंटेज वैल्यू दिया होगा और तुम्हें पर यूनिट वैल्यू निकालना है। भाई साहब, तुम्हारे लिए एक लाइन और लिख देता हूं, पर यूनिट वैल्यू इज इक्वल टू परसेंटेज वैल्यू डिवाइड बाई 100। होगी आत्मा को शांति? हद करते हो यार तुम लोग, सीरियसली। दीवार मतलब अगले दिन की क्लास का ख्याल न रहता तो दीवार पे सर मार ही लेना था मैंने। ओके, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? आउट पर यूनिट वैल्यू। ठीक है, ओके। अरे बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट सिखाता है आपको, जब खत्म कर ही रहे हैं तो कर ही देते हैं। ये सारी ऐसी क्लासेज है ना, अगर आपको पढ़ना है तो स्टार्टिंग से बैठना पड़ेगा और लास्ट तक बैठना पड़ेगा। अगर किसी को लगता है कि 10 मिनट 15 मिनट लेट आया, भाई साहब या तो बीच में से निकल जाओगे, या तो सर पकड़ के, मतलब होता है ना कि सर दर्द करने लगा अगर जबरदस्ती करोगे अपने साथ तो। इसलिए आप लोगों से एक निवेदन है कि अगर आप लोगों को क्लास अटेंड करना होता है तो कृपया टाइम से आ जाया करें। ठीक है, लेट से आने पे प्रॉब्लम होती है मुझे समझाने में और आपके समझने में। अगर सच में सीखना चाहते हो तो जिसके अभी सबसे फर्जी डाउट्स आते हैं। और कुछ सुनना है? ओके। अब देखो, एक बात समझो, यहां का रेटिंग, दैट इज रेटिंग क्या हो जाएगा? अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनना है, अब सीरियस ऑन अ सीरियस नोट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं मैं। ठीक है, तो बहुत फोकस होकर सुनना। अगेन उसी पे आ रहे हैं, ये आर
ए एक्स, जिसको जहां नहीं समझ में आया उसी समय बोल देना। R2 और X2, R2 और X2, ठीक है। ओके, अगर मैं तुमसे पूछूं अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ R1 पर यूनिट, चलो बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ R1 पर यूनिट, जल्दी जल्दी बोलते जाओ, देखते हैं पर यूनिट वैल्यू कितने लोगों ने समझा है। R1 पर यूनिट, R1 पर यूनिट, सपोज दिस इज Z1, सपोज दिस इज Z1, सपोज दिस इज Z2, अब बोलो। जसमीत एक्स क्यों बोल रहे हो आप? मैंने अभी बताया ना कि हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो सिंपली क्या हो जाएगा, ओके ओके ठीक है, नहीं मुझे लगा कि नहीं समझ में, मिसप्रिंट हुआ तब तो कोई बात नहीं। R1 इक्वल टू पर यूनिट, तो क्या बोलेंगे अपन, R1 अपॉन Z1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज X1 पर यूनिट, X1 पर यूनिट, जल्दी बोलो यार। X1 डिवाइड बाई Z1, X1 डिवाइड बाई Z1, इधर आ जाओ। व्हाट इज R2 पर यूनिट, व्हाट इज R2 पर यूनिट, R2 डिवाइड बाई Z2, ओके। अब देखो Z1 नहीं है, याद रखना Z1 नहीं है ये। इन द सेम मैनर अगर मैं पूछूं X2 पर यूनिट, तो ऑब्वियस सी बात है X2 डिवाइड बाई Z2। ये तो चलो पहला स्टेप था, ये तो आपका पहला स्टेप था, ओके। अब नेक्स्ट, अगर मैं आपसे ये पूछूं व्हाट इज R01, कितने लोगों को याद है व्हाट इज R01? कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरिंग, लिखो जरा, कितने लोगों को याद है, मैं देखना चाहता हूं। R1 प्लस R2 डैश या R2 पर, ठीक है ठीक है। जसमीत रिकॉल हुआ, मतलब प्राइमरी प्लस सेकेंडरी का जब इधर रेफर करेंगे, तो रेफर करेंगे तो क्या लिखेंगे अपन, R2 रेफर टू द प्राइमरी, A2 नहीं आएगा। ए स्क्वायर देखो, क्या नाम है सुखजिंदर, अभी जब अपन लिखेंगे R2 डैश इज इक्वल टू, तब ये लिखेंगे ए स्क्वायर इनटू R2, क्लियर है सुखजिंदर? अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा, इसकी जगह ए लिखूंगा मैं, याद करो, ठीक है। अभी आज थोड़ा सा डिले हुए थे ना सुखजिंदर, ओके। अब यहां पे नेक्स्ट समझते हैं, आर आर चलो कोई R02, R02, अब इसकी वैल्यू बोल दो जल्दी से, इसकी वैल्यू जल्दी से बोल दो, R2 प्लस R1 स्क्वायर। अब एक मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, ये जो आपने निकाला है ये R2 R01 या R02, दिस इज एक्चुअल वैल्यू और बेस वैल्यू, हाँ दिस इज सॉरी दिस इज एक्चुअल वैल्यू और पर यूनिट वैल्यू, दिस इज एक्चुअल वैल्यू या पर यूनिट वैल्यू, दिस इज एक्चुअल और पर यूनिट। सोच समझ के आंसर देना, सोच समझ के आंसर देना, दिस इज एक्चुअल और पर यूनिट। अरे बाकी लोग भी हो, दिस इज एक्चुअल, क्यों यार, जब तक हम बेस से डिवाइड नहीं करेंगे तो हम उसे पर यूनिट कैसे बोल सकते हैं? क्या ये बात सबको क्लियर है? जब तक हम बेस वैल्यू से डिवाइड नहीं करेंगे तब तक हम उसे पर यूनिट कैसे बोल सकते हैं? होगी बात क्लियर जसमीत? अभी हमने पर यूनिट वैल्यू से डिवाइड नहीं, सॉरी बेस वैल्यू से डिवाइड नहीं किया ना, क्योंकि पर यूनिट वैल्यू की डेफिनेशन क्या थी, एक्चुअल अपॉन बेस, ठीक है। अच्छा, ये जो ये R1 पर यूनिट है, दिस इज द एक्चुअल वैल्यू और बेस वैल्यू,
दिस इज द एक्चुअल वैल्यू और बेस वैल्यू। R1 दिस इज द पर यूनिट, क्योंकि एक्चुअल अपॉन बेस, दिस इज द एक्चुअल अपॉन बेस, दिस इज द पर यूनिट वैल्यू। ओके, अब अगर मैं यहां पे Z01 की बात करूं, Z01 की बात करूं, तो वो भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, Z1 प्लस Z21 और Z02 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z12। अगेन दिस इज एक्चुअल और पर यूनिट, जल्दी, दिस इज एक्चुअल और पर यूनिट, दिस इज एक्चुअल और पर यूनिट। मतलब अभी तो एक्चुअल है, अभी तो एक्चुअल है, ठीक है। ओके, दिस इज द एक्चुअल। ओके, अगर आपसे यहां पे देखा जाए कि Z01, अच्छा यहां पे मैं थोड़ा सा, मैं आपको हाँ थोड़ा आसानी से समझाते, क्योंकि अभी चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। अच्छा, ये बात सबको क्लियर है कि अगर मैंने R1 का तुम्हारे सामने प्रूव कर दिया तो तुम X1 और Z01 में भी उसे इजीली से यूज कर पाओगे, ये बात सबको क्लियर है। पिछला वाला याद करो, अगर मैंने तुमको R1 समझा दिया अच्छे से तो तुम उसे Z1 और X1 में भी यूज कर लोगे, किसी को कोई दिक्कत है? याद करो ना, सिर्फ R1 का बताया था, सब कुछ लिख दिया था, ठीक है ना। चलो, तो मैं यहां भी R1 का ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, R1 को ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। ओके, तो मुझे चाहिए R01 की पर यूनिट वैल्यू, R01 की पर यूनिट वैल्यू चाहिए, ठीक है। R01 की पर यूनिट वैल्यू, तो R01 की पर यूनिट वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी? एक्चुअल अपॉन, क्या लिखूं मैं नीचे, जल्दी बोलो, एक्चुअल अपॉन बेस। व्हाट इज बेस? व्हाट इज बेस? Z01, अब सिंपली, या फिर Z1 ले लो, कोई सीन नहीं है, यहां पे अभी सिंपली Z1 लिख दिया मैंने, ठीक है। Z1 बोलो, Z01 बोलो, कोई वो नहीं है आपको बहुत ज्यादा। लेकिन यार एक बात बताओ, अगर मैंने यहां पे, एक मिनट, एक छोटा सा डाउट आ रहा है यार। अच्छा हाँ, ठीक है, वो यार एक कॉन्सेप्ट बीच में बताना भूल गया, चलो ठीक है। अब एक बात देखो, अ, चार क्वांटिटी मैंने बताई थी, वोल्टेज, करंट और पावर और इम्पीडेंस। तो अब तुम्हारे सिस्टम में, मतलब जो सिस्टम है, सिस्टम में, पावर सिस्टम में क्या क्या दिया रहता है, मुझे बता सकते हो क्या क्या दिया रहता है? बोलो, सिस्टम में मतलब वोल्टेज, करंट, पावर और इम्पीडेंस में से क्या क्या दिया रहता है? वोल्टेज, करंट, पावर और इम्पीडेंस। तुम्हें क्या, जब भी रेटिंग दी होती है ट्रांसफार्मर की, रेटिंग में क्या दी रहती है? एक तो वोल्टेज दिया रहता है, और एक क्या दिया रहता है? पावर दिया रहता है, यस या नो? बोलो, अरे यार यही दिया रहता है ना कि इतना एमबीए का है और इतना वोल्टेज का है, इतना एमबीए का है और इतना वोल्टेज का है, ठीक है। ओके, तो अब इसका मतलब, इसको हम क्या मान सकते हैं? वोल्टेज को हम बेस मान सकते हैं, क्योंकि हमें डायरेक्ट दिया रहता है, तो वोल्टेज को क्या मान लिया हमने? बेस। और यस भी क्या है? जो बेसिकली देखो, जो चीजें हमें पता होती है उसको हम लेते हैं बेस, ठीक है। अब मान लो आपको निकालना है आई बेस, आपको निकालना है आई बेस। अब बताओ, आई तो आपको दिया नहीं है, आई आपको सिस्टम में दिया है क्या? आपको करंट तो नहीं दिया रहता ना, बट आप करंट निकाल सकते हो,
तो करंट कैसे निकालते हो? P इक्वल टू वी आई पता है? P इज इक्वल टू वी आई पता है? या फिर S इक्वल टू वी आई पता है? S इक्वल टू वी आई पता है? S S क्या होता है? अगर मैं इसको बेस की बात कर दूं, S इक्वल टू बेस, नो सर, जिंदा क्यों हो? S बेस V बेस इंटू I बेस, ठीक है? क्लियर है यार? देखो पॉइंट समझो, मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। तुम्हारे सिस्टम में हम क्या पढ़ रहे हैं? पर यूनिट सिस्टम। बहुत ध्यान से सुनो, पर यूनिट सिस्टम, ठीक है? अब मैं ये बोल रहा हूं कि पर यूनिट सिस्टम में आपको क्या चाहिए? एक्चुअल अपॉन बेस। पर यूनिट सिस्टम में क्या चाहिए होता है? एक्चुअल अपॉन बेस। अब एक बात बताओ, बेस में आप कहां से ढूंढोगे? बेस में तो आपको, बेस तो स्पेशली दिया नहीं रहेगा, एक्चुअल वैल्यू आपको दी रहेगी, वोल्टेज दे दिया रहेगा, करंट दे दिया रहेगा, पावर दे दिया रहेगा, इंपीडेंस भी दे सकता है, बट आपको बेस नहीं दिया रहेगा। तो बेस आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो हमने क्या बताया, बेस किसको कंसीडर करते हैं? जो सिस्टम में सबसे बड़ी वैल्यू हो, यस या नो? हमने बोला बेस किसको कंसीडर करते हैं? जो सिस्टम में सबसे बड़ी वैल्यू हो। तो एक बात बताओ, जो तुम्हारे सामने नॉर्मली, चाहे पावर ट्रांसमिशन लाइन हो, चाहे ट्रांसफार्मर हो, चाहे तुम्हारा जनरेटिंग सिस्टम हो, तुम्हारे पास दो वैल्यू हमेशा अवेलेबल होती है। वो कौन सी होती है? एक वोल्टेज भी और एक पावर। क्या इस बात से सब लोग एग्री करते हो? एक वोल्टेज और एक एस बेस, एबीए केबीए मतलब एमबीए में दिया रहता है, ठीक? अब आप कहोगे सर भी बेस चलो कंसीडर कर लिया, मिल गया, एस बेस दिया था उसको हमने मान लिया, बट व्हाट अबाउट आई बेस? आई बेस तो नहीं दिया रहता ना, तो आई बेस हम डिराइव करेंगे। आई बेस हम डिराइव करेंगे, किससे डिराइव करेंगे? जो हमें पता है। किससे डिराइव करेंगे? जो हमें पता है। हमें क्या पता है? हमें यस बेस पता है, और क्या पता है? भी बेस पता है। तो हम कोशिश करेंगे एक ऐसा रिलेशन ढूंढें जिसमें हमें एस, भी और आई में रिलेशन मिल जाए। इसमें से बताओ तुम्हें बेस कौन कौन सी बेस पता है? कौन कौन सी बेस वैल्यू पता है? यस, भी आई में से कौन कौन सी बेस वैल्यू पता है? भी एंड एस। तुम्हें निकालना क्या है? तुम्हें निकालना क्या है? आई बेस। तुम्हें क्या निकालना है? आई बेस। तुम्हें क्या निकालना? आई बेस। अब एक बात बताओ, अगर अगर मैं तुम्हें एस इक्वल टू क्या होता है? भी इंटू आई। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, अगर मुझे दो वैल्यू बेस पता है, एस इक्वल टू भी बेस इंटू भी बेस इंटू आई बेस। कोई दिक्कत है किसी को? किसी को कोई प्रॉब्लम? एस बेस इक्वल टू भी बेस इंटू आई बेस। कंजुगेट नहीं है नहीं नहीं, यहां पे अभी सिंपली मैग्नीट्यूड से बातें कर रहे हैं ना, ठीक है, टेंशन मत लो उसका। तो अब यहां से आई बेस कितना आ चुका है? आई बेस कितना आ चुका है? एस बेस डिवाइड बाई भी बेस। अब बताओ, हमने आई बेस का फॉर्मूला डिराइव कर लिया। देखो यार, होता ना कि दो अननोन थे, दो नोन था, एक अननोन था। तो जो अननोन है उसे नोन के फॉर्मेट में जानना है। बचपन से इंजीनियरिंग इसीलिए चूज किया था कि क्योंकि आपको मतलब होता ना एक्स वाई से खेलने का शौक था, तभी तो लिया था कि मतलब एक्स पता है वाई नहीं पता है तो जबरदस्ती निकालते थे, लेट दिस इज एक्स, यही चल रहा था ना यार। वही बात है कि दो अननोन थे, एक मतलब एक, यही तो सबसे बड़ी गलती करती है ना। आई बेस इक्वल टू एस बेस इंटू बी। वैसे भी तुम लोग क्या मतलब मेडिकल में जाके क्या उखाड़ लेते, वहां जाके तो और सत्यानाश ही करना था, कम से कम यहाँ पे डायरेक्ट जिंदगी तो नहीं ले रहे हो। आई बेस इक्वल टू एस बेस इंटू भी बेस, ठीक है। अब एक और बच रहा है, एक बेस और बच रहा है। क्या मुझे बता सकते हो कौन बच रहा है जिसकी वैल्यू आपको अभी नहीं पता चली? जेड बेस। जेड बेस। अब इसमें आप मुझे रिलेशन बताओ, एक ऐसा रिलेशन बताओ जिसमें
भी और एस नोन हो और जेड बेस अननोन, मतलब रिलेशन बताओ। जैसे मैंने पी इक्वल टू वी आई बताया, जैसे पी इक्वल टू वी आई बताया, तो इसी तरीके से आप कुछ बताओ जिसमें तुम्हारा आर आ जाए। वेरी गुड, वी स्क्वायर बाई एस। वेरी गुड, क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बाई एस। व्हाट इज जेड बेस? व्हाट इज जेड बेस? भी बेस, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, पी इक्वल टू क्या होता है? वी स्क्वायर बाई आर। आर इक्वल टू क्या होता है? वी स्क्वायर बाई पी। तो यहाँ आर विल बी रिप्लेस्ड बाई जेड, पी विल बी रिप्लेस्ड बाई एस बेस। जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसके लिए अभी बताओ, किसी को दिक्कत है इन दोनों फॉर्मूले में? किसी को दिक्कत है? जल्दी बोलो। आई बेस इक्वल टू, यार देखो डेराइव किया हुआ है हमने। देखो दो चीजें होती है, एक नोन एक अननोन। तो नोन कौन था? नोन कौन था? भी और आई, सॉरी भी और एस। अननोन कौन है? आई और जेड। बट आप एक बार बताओ, पर यूनिट वैल्यू किसकी निकालनी? पर यूनिट तो चारों की वैल्यू, पर यूनिट वैल्यू तो हमें सबकी कैलकुलेट करनी है। तो अगर हमें सबकी पर यूनिट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमें सबका बेस वैल्यू चाहिए होगा। बट बाय डिफॉल्ट या हमारे दुर्भाग्य से हमें सिर्फ सिस्टम में दो बेस वैल्यूज पता हैं। कौन कौन? भी बेस और यस बेस। बाकी के दो बेस वैल्यू हमें नहीं पता है। कौन कौन? आई बेस और जेड बेस। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को कैलकुलेट करना पड़ेगा बाय द बेसिक्स रिलेशन। क्या मैं जो भी बातें बोल रहा हूं और जो मैंने किया हुआ है सारी बातें आपको क्लियर हैं? मैं आगे बढ़ सकता हूं? ओके। अब यहां पे भाई साहब, ये टॉपिक मैंने मतलब ये टुकड़ों में करके पढ़ाता था। दो तीन टॉपिक जो अच्छे अच्छे थे सारे एक साथ पढ़ा रहा हूँ, तो हो सकता है थोड़ा सा तुम लोग को प्रॉब्लम आ रही है। इधर का वोल्टेज क्या है? V1। इधर का वोल्टेज क्या है? V1। जनसंख्या गायब होने लगी यार, ज्यादा टफ चल रहा है क्या? V2। अब एक बात बताओ आप लोग, मुझे ना आप प्राइमरी का जेड बेस बता दो। प्राइमरी का जेड बेस बता दो। चलो बोलो, बताओ। प्राइमरी का जेड बेस बताओ। लंबा चला जाए। अच्छा चलो, इस पर थोड़ा सा न्यूमेरिकल ले लो, फिर उसके बाद इस पर समझ। एक ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर है 200 400 वोल्ट का एंड 100 MVA का, ठीक है।
100 MVA का। ठीक है, आप मुझे ना एक काम करो, जेड 1 मतलब Z1 बेस बता दो कितना होगा, बताना जरा कैलकुलेट करके। Z1 बेस, Z1 बेस कितना होगा? तो सिंपली भी बेस इधर का कितना है? 200। भी बेस कितना है? 200। और डिवाइड बाई एस बेस कितना है? एस बेस कितना है? 100 MVA। सॉरी, ये केबी में करना था यार, ये तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। एक केबी में कर लो आप लोग, केबी में कर लो, केबी में कर लो, देखो कितना आ रहा है, केबी में कर लो। मैं जिस चीज के लिए शुरुआत किया था यार, वो बीच में छोड़ना पड़ता है। कोई निकल कर 0.04 जी बेस स्क्वायर अपॉन एस बेस। भी बेस कितना है? 200 का होल स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 10 के पावर 6 इंटू 10 के पावर 6। ये कैंसिल होगा कितना? 0.4 कैसे आ रहा है यार आप लोग का? 400 आएगा ये, देखो। हाँ, 200 गुणे 200 100, तो ये आपका बेसिकली 400। ठीक है, इसी तरीके से इधर का निकालना, इधर का तो सही निकाल दो। सोलह सौ भी बेस का होल स्क्वायर अपॉन एस बेस। वी बेस कितना है? 400 इंटू 400 डिवाइड बाई 100 इंटू 10 के पावर 6 इंटू 10 के पावर 6। ये कैंसिल हो गया, तो बेसिकली 16। ठीक है, ओके। अच्छा, ये 1600 यूनिट क्या है, कौन बताएगा? व्हाट इज द यूनिट? 1600 वॉट, 1600 वॉट, ओम्स, ओनली ओम्स। तो एग्जाम भी आपका सिंपली सिंपली बेस बेस भी आ सकता है, याद रखना। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे आपको मैंने डिराइव कराया है। जेड बेस भी, ये आया कैसे, सबको समझ में आ गया था ना? कोई है जिसको नहीं समझ में आया? जेड बेस इक्वल टू भी बेस स्क्वायर अपॉन एस बेस, या फिर आई बेस इक्वल टू एस बेस। ठीक है, अब एक काम करो, एक काम करो, अगर मैं आपसे यहां से पूछूं कि ये भी बता सकते हो, आई बेस बता सकते हो क्या? आई बेस, प्राइमरी का आई बेस, जल्दी से बता दो। आई बेस प्राइमरी कितना हो जाएगा? यस बेस कितना है? भी बाई जेड। अरे जेड कहां से जा रहे हो, सिंपली भी इससे कर लो ना, एस बेस अपॉन भी बेस। एस बेस कितना है? 100 इंटू 10 के पावर 6। भी बेस कितना है? 200 ए बी, मतलब 200 इंटू 10 के पावर 3। कितना हो गया ये? 1/2 गुणे 10 के पावर 3, बेसिकली कितना? 500 एम्पियर। यस नो? 500 एम्पियर आई बेस 1
अब आई बेस 2 भी बता दो, खत्म करो। आई बेस 2 भी बता दो। एस बेस तो दोनों साइड। अच्छा, एस बेस प्राइमरी का ज्यादा है सेकेंडरी का ज्यादा है? एस बेस प्राइमरी का ज्यादा है सेकेंडरी का? एस बेस किधर का ज्यादा है, प्राइमरी का सेकेंडरी का? भाई साहब ट्रांसफार्मर है, पावर सेम होता है, ठीक है, आप लोग आ ही जाते हैं। तो एस बेस अपॉन भी बेस, तो एस बेस कितना था 100 इंटू 10⁶ अपॉन भी बेस कितना था 400 kV। तो ए आपका कितना आ गया 250। सर भी बाई जेड से क्यों नहीं, भी बाई जेड से क्यों नहीं आ सकता है, बट वही है, मतलब जैसे को होता है कि अगर आपको डायरेक्ट निकालना है, डायरेक्ट निकालना है तो फिर मतलब जैसे यस, जैसे मान लो आप इस वे में पूछ रहे हो, आप इस वे में बोलो कि पहले जेड निकाला हुआ है तो उसके हिसाब से निकाल लेते हैं, इस हिसाब से सोच रहे हो ना आप। आंसर वही आएगा यार, आंसर वही आएगा, सही बात है, वी बाई जेड, उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया, बट आंसर वही आएगा, ठीक है। तो सिंपली अगर आप आई बेस की वैल्यू बोल रहे हो वी बाई जेड, तो भी अगर निकाला हुआ है तो 200 इंटू 10⁻³ और जेड बेस कितना आया है 400, कितना आ रहा है, वही आएगा 500 ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि आई बेस इक्वल टू क्या होता है बी बेस अपॉन जेड बेस, बी बेस अपॉन जेड बेस। अगर तुमने जेड बेस पहले निकालना हुआ है तो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, बट अगर जेड बेस पहले नहीं निकाला तब तो एस बेस अपॉन बी बेस निकालना से ज्यादा आसान रहेगा ना, समझ लो। अगर तुमने जेड बेस निकाला है तब तो ठीक है, मतलब सही है, बट अगर नहीं निकाला है तब तो फिर बी बेस अपॉन जेड बेस, सॉरी एस बेस अपॉन बी बेस से निकालना ज्यादा आसान है। तो अभी आप मुझे बताओ कि आज के जो पूरा लेक्चर था इसमें हमने ट्रांसफार्मर तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा, बट ट्रांसफार्मर से रिलेटेड पर यूनिट सिस्टम काफी डिटेल में पढ़ लिया। तो पूरे लेक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम है?